महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है सियासी संग्राम। 288 विधानसभा की जनता तय करेगी सत्ता का सिंहासन। पक्ष और विपक्ष आ चुके हैं चुनावी अखाड़े में। देखना है कि महाराष्ट्र में किसकी होगी सरकार। देखिए इन 24 न्यूज पर कौन होगा आपका विधायक। कॉम्पिटिटर अगर स्ट्रांग नहीं हो तो हराने में मजा भी नहीं आता है। अब पक्ष का जो टैग है वो मेरे लिए भाग्यवान साबित है। जब जब पार्टी को मेरी मदद की जरूरत थी तब तब मैंने मदद की उनको। पॉलिटिक्स हमेशा मुद्दों पर होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कौन होगा आपका विधायक में। आज हम मौजूद हैं मीरा भाईंदर विधानसभा से। अगर बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है और यहाँ पर सबसे प्रबल दावेदार वर्तमान विधायक और निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन का नाम सबसे आगे आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार मेयर से लेकर विधायक तक जिस तरह से उनका सफर रहा है और विकास कार्यों का एजेंडा लेकर वो हमेशा चुनावी मैदान में रही है, क्योंकि पिछला चुनाव 2019 का भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था और जनता के विकास के मुद्दे पर उन्होंने काम किया था। और आज इस खास शो में हमारे साथ खुद गीता जैन जी हैं। मैडम, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में स्वागत है आपका। जिस तरह से चुनावी संग्राम पूरे चरम पर है, अब महज 5 से 6 दिन बचे हैं प्रचार के लिए और लगातार जनता के बीच आप जा रही हैं। इस बार विकास का मुद्दा तो हर कोई ये कह रहा है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपका सफर मीरा भाईंदर के लिए अगर बात करें तो मेयर से लेकर विधायक तक का सफर रहा है। 2019 में जनता ने 15,000 से ज्यादा मतों से आपको विजयी चुन कर दिया और लगातार 5 सालों में आपने विकास का दावा किया है। किस तरह से विकास कार्यों को इस बार का चुनावी एजेंडा क्या है गीता जैन का? देखिए, मेरा हमेशा से एजेंडा जो है वो विकास के कार्य होते हैं। शहर का विकास करना ये आमदार की मुख्य ड्यूटी होती है और मुझे वो अच्छी तरह से याद है। और इसीलिए मैंने 5 साल में पहले 3 साल ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा तो छोड़िए, कुछ भी फंड हमें नहीं मिलता था। जो भी मिलता था उसे हमें कोरोना के लिए ही यूज़ करना पड़ता था, लेकिन वो समय ऐसा था। और उस समय भी मैंने इस शहर के लिए अपने 1200 फ्लैट दे के बहुत बड़ी एक अपनी ड्यूटी निभाई थी। और हॉस्पिटल तैयार करना, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वैक्सीनेशन, हम उस काम से ही ऊपर नहीं आ रहे थे और वो उस समय की मांग थी, क्योंकि जान बचेगी तो उस विकास का आनंद लोग ले पाएंगे। इसलिए लोगों की जान बचाना उस समय मेरा प्रमुख क्राइटेरिया था। 2 साल 2.5 साल कोरोना के बाद हमें धीरे धीरे फंड मिलना शुरू हुआ। पहले छोटा मिला और उसके बाद एक अच्छा सा फंड मिलना शुरू हुआ, जिसमें 1000 करोड़ के सीमेंट रोड है, जिसमें 516 करोड़ की सूर्या वाटर योजना की इंटरनल पाइपलाइन है। सूर्या वाटर योजना भी मेरे मेयर रहते चालू की थी और अब इसके इंटरनल पाइपलाइन का काम जो बहुत ज़रूरी था। आज हमारे शहर में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, तो वो किया। मेट्रो आगे उत्तर तक ले जाके हमने उसका मेट्रो का विस्तार किया। एक लिंक रोड बन रहा है दहीसर टू मीरा रोड, विच इज़ अगेन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है 2500 करोड़ का, क्योंकि हमारे पास एक ही रोड है यहाँ से बाहर जाना हो तो। फेरी सेवा चालू की, सीसीटीवी कैमरे लगाए लोगों की सुरक्षा के लिए, स्कूल को डिजिटलाइजेशन किया है हमने। टेम्बा हॉस्पिटल में हमारा कैथ लैब आ रहा है, सिटी स्कैन आ रहा है और लेज़र से मोतीबिंदु के ऑपरेशन वगैरह ये काम किए हैं हमने। अलग अलग गार्डन में थोड़े इक्विपमेंट लेके लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। बहुत सारे ऐसे और काम हैं, लेकिन सबसे अहम काम है मेरे अगले 5 साल के लिए कि ये जो हॉस्पिटल का काम सब परमिशन चालू हो गई है और अभी मिली है, और हॉस्पिटल का काम चालू नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि परमिशन मिलने में 10 महीने लग जाते हैं। आपको बताऊं कि रेडिएशन की परमिशन हमें भाभा एटॉमिक से लानी पड़ती है। सो इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो मेरे अगले 5 साल में ये जो मेरे काम 3 साल के बाद चालू हुए और अब तक पूर्णता पे नहीं पहुंचे, उसको पूर्ण करना होगा। फिर स्वास्थ्य संबंधी मैंने कहा ये मेरी चिंता बहुत रहती है। लोगों को यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं लेकिन बहुत लंबे लंबे बिल आते हैं। तो एक कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है, एक यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है गवर्नमेंट का। तो मुझे लगता है टेम्बा को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं हर तरह से। तो स्वास्थ्य के लिए हमें बहुत कुछ करना है और इसीलिए मैंने कहा कि एजुकेशन और स्वास्थ्य ये 2 अहम मुद्दे हैं। आप यहाँ मानिए कि एक ही हमारे पास कॉलेज जहाँ हो सकती थी उसको किसी कारणवश वहाँ स्कूल बना दी गई है। तो दूसरे हमने नया डीपी जो आ रहा है उसमें कॉलेज के लिए भी प्लॉट की मांग की है, ताकि यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के यहाँ के बच्चे रोज सुबह ट्रेन में जब अपनी जान जोखिम में डाल के बाहर कॉलेज के लिए जाते तो मेरा मन बहुत दुखता है।
मुझे लगता है कि ये करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी, क्योंकि एक ही हमारे पास रिजर्वेशन था, नए डीपी में इनके रिजर्वेशन की मांग की है और मुझे आशा है कि ये रिजर्वेशन वगैरह होके ज़रूर आएंगे। यहाँ दफन भूमि एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन कहाँ करना, क्योंकि प्रॉपर जगह पे रिजर्वेशन नहीं था, जी तो वहाँ लोगों का विरोध था। तो उत्तन में एक सर्वधर्मीय हमने डाला है और वहाँ किसी के बिना विरोध के सर्वधर्मीय हमारी स्मशान भूमि और दफन भूमि हो रही है। मैडम, जैसे जब पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो उस दौरान आपने कहा था कि मेरा प्रयास है यहाँ एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल हो जिसमें सभी सुविधाएं हो, मीरा भाईंदर के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, जिसका काम लगभग आपने कहा कि सभी शुरुआत परमिशन आ यस, गई है। वर्क ऑर्डर आ लेकिन गया है। लेकिन इस बार इतना विकास कार्यों के बाद जिस तरह से अब चुनौती मिली है, महाविकास अघाड़ी से यहाँ पर मुजफ्फर हुसैन है, जी महायुति से यहाँ पर नरेंद्र मेहता है जो पूर्व विधायक हैं, और लगातार जिस तरह से चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, इस चुनौती को गीता जैन किस तरह से देख रही हैं? देखिए, कैसा है कि कॉम्पिटिटर अगर स्ट्रांग नहीं हो जी तो हराने में मजा भी नहीं आता है। जी एक टक्कर ऐसी हो कि उस जीत का आनंद कुछ और होता है, जब हम अपने प्रतिस्पर्धी जो बहुत स्ट्रांग हो और उन्हें हराए। तो दोनों आप देख रहे हैं, एक मुजफ्फर जी है, एकदम सीजन्ड पॉलिटिशियन और इतने सालों से वो भी इस फील्ड में है। एक नरेंद्र मेहता जी है, वो भी एक टर्म के आमदार रह चुके हैं और अब टिकट पार्टी की टिकट पे लड़ रहे हैं, तो चुनौती हमारे लिए भी डबल हो गई है। तो मैंने कहा, जब टक्कर अच्छे बराबरी वालों से हो तो जीतने का मजा कुछ और है। बिल्कुल, जीतने का मजा कुछ और है। पिछली बार 2019 में 15,000 मत, 17,000, सत्रह करीब हजार करीब 17,000। करीब 17,000 मतों से विजय मिली थी। इस बार क्या अनुमान है, अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है गीता जैन? देखिए, जब भी कोई हम लड़ाई में उतरते तो पहले तो जीत की उम्मीद से ही उतरते हैं, श्योरिटी से ही जी उतरते हैं। अगर वो नहीं हो तो लड़ने में कोई अर्थ भी नहीं रहता। तो जब हम लड़ाई में उतरते हैं, हमें पक्का पता होता है कि हम जीतने वाले हैं और पहले से अच्छी जीत हो, ये प्रयत्न हमेशा रहता हमेशा है। रहती है। अपने रिकॉर्ड तोड़ने में सबसे ज्यादा आनंद आता है। तो बस उसी के लिए मेरा प्रयत्न है और मुझे विश्वास है कि मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ के और आगे जा पाऊंगी। गीता जी की अगर बात करें, एक तरफ पक्ष के उम्मीदवार हैं जिनके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, लगातार रैली जो है जनसभाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ गीता जी निर्दलीय, चाहे नगर सेवक की बात करें विधायक 2019 की निर्दलीय, तो निर्दलीय चुनाव लड़ना गीता जी के लिए कितना टफ माना जाए, क्योंकि गीता जी का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना हमेशा उनके लिए भाग्यशाली रहा है। बिल्कुल, मेरा पहला चुनाव एज अ कॉर्पोरेटर भी निर्दलीय था और उसमें मैंने जीत हासिल की थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। पहला आमदार की भी मेरा निर्दलीय था और उसमें जीत हासिल की थी। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार भी अपक्ष का जो टैग है वो मेरे लिए भाग्यवान साबित हो, क्योंकि हर बार जब जब मैं अपक्ष आई हूँ तब तब मैं जीती हूँ। इस बार चुनावी पिच पर बैट्समैन से बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव चिन्ह आपका बैट्समैन है। यस। जिस तरीके से बात करें चुनाव के टिकट की लेकर, लगातार गीता जी ने 20 में जो है बीजेपी ज्वाइन किया, फिर शिवसेना में सपोर्ट किया, सरकार में समर्थन देने का काम किया। आपको नहीं लगता कि एक राजनेता के तौर पर आपने पार्टी और उन नेताओं के भरोसे कहीं ना कहीं जनता को जो वादे किए वो पूरा कर पाई है? देखिए, जनता को क्या चाहिए, तो शहर का विकास। जी और मेरे जो भी निर्णय थे, जी जिस जिस समय जो जो करना पड़ा, जैसे कि मैंने पहले ही दिन मैंने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन बीजेपी में मुझे यहाँ के लोकल बीजेपी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। ये बात मैंने देवेंद्र जी से की थी, लेकिन किसी कारणवश वो तालमेल हो नहीं पाया। तो मैं दोनों बाजू से पीस रही थी और शहर का विकास नहीं कर पा रही थी। विपक्ष ये सोचते थे जो तब सत्ता में थे कि ये हमारी नहीं है, तो मुझे काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। आप समझ सकते हैं एक अपक्ष आमदार को कितनी दिक्कत होती है। जी तो इस शहर के विकास के लिए मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे कुछ ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे ताकि इस शहर का विकास हो। जैसे पानी की पाइपलाइन वगैरह के जो प्रलंबित काम थे, वो मुंह फाड़े मेरे सामने खड़े थे और अगर वो नहीं किया तो हमारे शहर को अब तक भी शायद पानी जो 4 महीने बाद मिलने की उम्मीद है वो नहीं मिलता। तो ऐसे कई विषय थे जिसके लेते मुझे वो कठोर निर्णय लेने पड़े। और पर मैंने कहा हमेशा बीजेपी के साथ, जैसे ही फिर एक बार देवेंद्र जी ने बुलाया गुवाहाटी के लिए, जी जब जब पार्टी को मेरी मदद की जरूरत थी तब तब मैंने मदद की उनको। तो मुझे लगा था और वायदा भी किया था उन्होंने हर बार के टिकट में हम आप ही को देंगे। तो मैं तो अपने आप को पूरी तरह बीजेपी को समर्पित कर चुकी थी और आज भी मेरे सामने बीजेपी के सिवा और कोई विकल्प नहीं है।
तो हमें तो वापस वहीं वहीं लौट के जाना जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। लेकिन गीता जी, जिस तरह से आपने कहा कि आश्वासन मिला था और मैंने पूरी तरह से अपने आप को बीजेपी को समर्पित कर दिया था, लेकिन चुनाव के दौरान जब टिकट कट जाए और इस तरह से हो, और कहीं ना कहीं समर्थकों और जो करीबी होते हैं उनको दुख होता है कि हमारे राजनेता को नहीं मिला टिकट और हमारे राजनेता ने इतना पार्टी के लिए काम किया। क्या आज भी नाराजगी है गीता जी इस चीज को लेकर? लोगों को तो बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि जो जिस कैंडिडेट को पार्टी ने चुना है वो उस पे 26 तो एफआईआर है, जी, उनके चरित्र के धज्जियां उड़ चुकी है, जी, उनके भ्रष्टाचार जग जाहिर है। और आज शहर में भय का माहौल चल पड़ा है कि अगर ये गलती से भी वापस चुन के आ गए तो शहर को कितना लूटेंगे। तो ये जो डिफरेंस था, सामने एक साफ सुथरी छवि, मेरे भ्रष्टाचार की कोई स्कैम नहीं, मुझ पे सनातन धर्म के लिए 2 केसेस हुए, उसके अलावा के कोई एफआईआर नहीं। तो आप कंपेयर करेंगे तो पार्टी का ये निर्णय अयोग्य तो है कि आपको जब जब जरूर पड़ी आपने मदद भी ली। एक क्लीन छवि वाले सिटिंग एमएलए को आपने टिकट नकारा, उसका रीजन क्या है? लोग पूछते हैं क्या ऐसा रीजन है। सूत्रों से ये भी खबर आई है कि कई ऐसे पार्टी के पदाधिकारी हैं जो गीता जैन के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। और लगातार पिछले 2 महीने से जिस तरह से मीरा भाईंदर की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप देखने को मिला, भ्रष्टाचार को लेकर, बूचड़खाने को लेकर, एक दूसरे पर परिवार तक पहुंच गई थी आरोप और प्रत्यारोप, क्या इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जब जब ऐसी बातें होती है जी, तब तब हमारी युवा पीढ़ी थोड़ी सी और हमारे पॉलिटिक्स से दूर होती जाती है। पॉलिटिक्स हमेशा मुद्दों पर होनी चाहिए। यहाँ जो चल पड़ा है व्यक्तिगत, क्या होता है, कभी 4 प्रहार जब हम पे होते हैं तो हम भी एक प्रहार करना पड़ता है, बिल्कुल। हमें भी जवाब देना पड़ता है। तो ये पॉलिटिक्स इस तरह से नहीं होनी चाहिए। आप मुद्दों पे बात करिए, पॉलिटिक्स इसी तरह से होनी चाहिए। अभी अभी उन्होंने दबाव डाल के, किसी को लालच दे के, एक जैनों से एक पत्र लिया है कि 2-3 लोगों ने पर्सनली अपने पत्र दिए हैं, पर है क्या, वो कुछ पदाधिकारी भी है जी, उसमें के तो बिना बिना कोई ऐसा रिजोल्यूशन अपने मन से एक पत्र दे दिया है कि सभी जैनों ने बीजेपी को यहाँ सपोर्ट करना है। जी, हिम्मत है तो पत्र ऐसा लीजिए कि नरेंद्र मेहता को सपोर्ट करना है एज अ व्यक्ति। खैर, हमारे जैनों में कभी ये रहा नहीं है कि इस तरह का लेटर दिया जाए। तो ये जो गंदी पॉलिटिक्स चल पड़ी है, लालच दे के, दबाव दे के इस तरह के लेटर लेना, लोगों को भ्रमित करना, तो मुझे लगता है कि जब विरोधी डर जाते हैं, अभी आपने कहा ही, विरोधी जब डर जाते हैं तब ऐसी ओछी हरकतें जरूर करते हैं। मीरा भाईंदर में करीब 5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 8% जैन मतदाता हैं। ऐसे में जैसे आपने कहा कि जैन समाज के सभी लोग बीजेपी को समर्थन करें, क्या इस तरह की राजनीति आने वाले चुनाव में लोगों को प्रभावित करेगी? देखिए, जैन वोटर जो है वो बहुत समझदार है। जी, आप जानते हैं कि जैनों की लिटरेसी ऑलमोस्ट 100% होती है। सब पढ़े लिखे समझदार व्यापारी वर्ग के लोग हैं, और ऐसे 1-2 लेटर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। बल्कि ये बहुत गलत प्रथा अगर जैनों में चालू हो गई, फतवे आते हैं जी, उस कौम से, हमें कहीं ना कहीं जैनों ने अपनी एक दूरी बना रखी है। तो अगर आप भी फतवे इस तरह से जारी करोगे तो अपनी स्वतंत्रता, संवैधानिक स्वतंत्रता को आप कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हो। आप बिल्कुल कहिए, 100% मतदान की अपील करिए, ये होना भी चाहिए। हर एक जागरूक ने मतदान करना भी चाहिए, जी, लेकिन किसको करना चाहिए ये उनका खुद का अधिकार और सोच है। उसका उस पे आप किसी का निर्णय नहीं लाद सकते और लादना भी नहीं चाहिए। इस तरह से खुलेआम समर्थन के पत्र देना बिल्कुल संवैधानिक नहीं है और लोगों को भ्रम में डालने वाली बात है, लेकिन लोग समझदार क्या हैं। इस पत्र को लेकर गीता जैन शिकायत करेंगी चुनाव आयोग से? इस चुनाव तरह देखिए, इस चुनाव आयोग से शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि एक पर्सनल व्यक्ति को लगता है कि मैंने अपना मत व्यक्त किया है और अपील की है, लेकिन इस तरह से उन्होंने जो संस्था का लेटर पेड यूज करके किया है वो गलत है। और मैंने वही कहा, हमारे जैन समझते हैं कि भले ही लेटर पेड वो है लेकिन साइन
अकेले वो उनकी है, तो वो उनका व्यक्तिगत मत है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जैन बहुत सारे इस पे कोई भ्रमित होंगे, उनको पता है। एक तरफ गीता जैन निर्दलीय उम्मीदवार है, दूसरी तरफ महायुति और महाविकास अघाड़ी है, जिसके दोनों उम्मीदवारों के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाईंदर में सभा की है। लगातार सभी वरिष्ठ नेता जुटे हुए हैं अपने उम्मीदवार को जिताने में। गीता जी की जनसभा और रैलियों में किस तरह से लोगों को प्रोत्साहन दिलाने का, और क्या किन बड़े नेताओं या किसको प्रयोग, क्योंकि नेता अभिनेता हर कोई जुटा है आज बीजेपी के प्रचार में। अपक्ष जब एक इलेक्शन लड़ता है तो उनके नेता गिनिए, उनके लोग गिनिए, उनके कार्यकर्ता गिनिए, वो जनता होती है जी। और अपक्ष तब जीतते हैं तब जब जनता उन्हें जिताती है। तो बिल्कुल सभी नेता आए, सभी का वेलकम है। बल्कि मैं तो आपसे आगे बढ़ के कहूँ कि मैं योगी जी की तो बहुत बड़ी फैन हूँ, आदर करती हूँ मैं उनका। सभी वेलकम है और अपनी अपनी तरह से कोशिश करना, पार्टी के दायित्व को निभाना, ये उनका भी कर्तव्य है। लेकिन मैंने कहा लास्ट टाइम भी आए थे वो तो नेता, बड़े नेता तब भी आए थे। क्या मतदाता इफेक्ट होते हैं? क्या रुझान चेंज होता है मतदाताओं का? क्योंकि आप निर्दलीय चुनाव जीती थी, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मैं जवाब आप ही ने दे दिया सर। अगर अगर इस तरह से होता तो शायद मैं निर्दलीय चुनाव नहीं जीतती। आप ही के सवाल में आपका जवाब है, मैं क्या बोलूं। अभी कुछ दिन पहले एक और बयान आपका योगी जी के राक्षस का बयान लेकर चर्चा में था, कि इतनी सच्चाई है इस बयान में? देखिए, कहीं आपने उसमें उत्तर प्रदेश का नाम सुना, कहीं योगी जी का नाम सुना? नहीं सुना। यहाँ के लोगों की ये भावना है कि जो हमारे विरोधी पक्ष के उम्मीदवार है उनकी वृत्ति राक्षसी है। तो ये मैंने उस समय एक कोट किया था कि आपको लगता है कि उनकी वृत्ति राक्षसी है। उन्होंने वो दो सेंटेंस को जोड़ा और मोदी जी का बटेंगे कटेंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि हम तो बट ही नहीं रहे, हम तो सबके सब गीता जैन के पास हैं, तो हम कहाँ बट रहे हैं। तो उन्होंने बटेंगे कटेंगे और राक्षस को ज्वाइन किया और एक गलत भ्रम फैलाया कि इस तरह से गीता जी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं आदरणीय योगी जी का मन से सम्मान करती हूँ, उस पार्टी से मोदी जी का और योगी जी का। मुझे लगता है कि वो मेरे आदर्श पुरुष है। मैडम, हाल ही में मैंने आप मीरा भाईंदर में एक चुनावी चौपाल किया था, जिसमें आपके भी कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा हमारा विरोध कमल से नहीं है, कीचड़ से है। क्या गीता जी का भी यही है कहना है? मैंने अभी कहा आपको, मैंने अभी कहा कि गुस्सा जरूर आता है लेकिन जाना तो घर में ही पड़ता है। तो वही है, हमारा बिल्कुल कोई कमल से विरोध नहीं है, क्योंकि दिल में और कुछ आता ही नहीं कमल के अलावा। डीएनए में कमल है तो क्या करे। बिल्कुल। आज मीरा भाईंदर के उम्मीदवारों पर कहीं ना कहीं भगवा रंग पूरी तरह से प्रबल हो गया, और आज आप भी भगवा रंग भी पहनी हुई है। कमल का लगातार जिक्र कर रही हैं आप। क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, इस तरह के नारे जो चुनावी माहौल में कितना प्रभावी होते हैं? देखिए, मैं ये जरूर कहूंगी कि लोगों को क्षणिक भ्रम में जरूर हमें भी हमारी तरफ से ये कहना पड़ता है कि आप बिल्कुल बटिए नहीं, सभी के सब अगर एक साथ रहेंगे तो जरूर हम जीत की ओर बढ़ेंगे। तो ये ऐसे नारे भ्रमित करने के लिए होते हैं। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि हम भ्रमित ना हो, क्योंकि जब जब ऐसे नारे दिए जाते हैं तब तब कहीं ना कहीं उनका एक खौफ होता है कि कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ करके हम जीते। 2019 में यही स्थिति थी और मुजफ्फर जी तीसरे नंबर पे थे। 2024 की स्थिति कुछ अलग तो नहीं है। तो आप बिल्कुल भ्रमित ना होइए, इतिहास अपने आप को जरूर दोहराएगा। मैडम, मीरा भाईंदर की राजनीति की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और पिछले 3 महीने से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार हमने देखा है कि लड़ाई और आरोप और प्रत्यारोप भी रहे हैं। एक दूसरे पर खूब तरीके से कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है। क्या भ्रष्टाचार हकीकत में अब चुनावी मुद्दा बन गया है मीरा भाईंदर में? देखिए, मीरा भाईंदर में आप पूछेंगे तो यस, क्योंकि मीरा भाईंदर में लोगों ने 2014 से 2019 का भ्रष्टाचार देखा है जो अपने चरम सीमा पे था। इतना बड़ा परसेंटेज हमारे कमीशन का जाता था,
बिल्डर लॉबी परेशान, बिल्डर लॉबी को इस तरह से परेशान किया जाता था हर बार, उसमें से कुछ ना कुछ उनको। अरे मैं तो यहाँ तक कहूँ कि राजनेता के प्राइवेट जो नवरात्रि जैसे प्रोग्राम होते थे उसमें भी बिल्डर लॉबी ने कंपलसरी कुछ ना कुछ देना पड़ता था। इंडस्ट्रीज, उनके पास हफ्ते वसूली वगैरह चालू हो गए थे। इंडस्ट्रीज वाले अब डरे हुए हैं कि गलती से ऐसा कोई निर्णय किसी जनता ने ले लिया ये भ्रमित जो कटेंगे बटेंगे में, तो हमारा क्या होगा। ये भय का माहौल पूरे शहर में है। तो मुझे लगता है कि लोग अभी तक वो 14 से 19 का शासन भूले नहीं है, उनको हैरान नहीं होना है। आप रोड एक कम करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये रोज हफ्ता वसूली, रोज फेरी वाले भी, हमारे फेरी वाले भी परेशान, उनसे भी हफ्ता वसूली। तो ऐसे जो भ्रष्टाचार बिल्कुल एकदम निचले स्तर पे 14 से 19 तक चले, उससे लोग बहुत परेशान। पानी की बात की आपने, 4 महीने में आप जिस तरह से आश्वासन दे रही 4 महीने में पानी की इंटरनल पाइपलाइन का काम चल रहा है, पानी भी मिल जाएगा, लेकिन मटका विरोध प्रदर्शन लगातार, जिस तरह से बीएमसी का घेराव, क्या ये चुनावी एजेंडे थे? देखिए, अगर वो मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि 14 से 19 के कार्यकाल में उन्होंने इंटरनल पाइपलाइन का थोड़ा सा भी काम नहीं किया। क्या उनको नहीं पता था कि सूर्या का पानी, मैं जब मेयर थी, इट वाज समवेयर इन 17 में, उन्होंने पानी पास कर दिया था, तो उनके पास भी 2.5 साल का वक्त था, और तब कोरोना भी नहीं था, हमारे पास फंड भी था, वो भी अरेंज करके कहीं से फंड लाते, वसई विरार ने इंटरनल पाइपलाइन कंप्लीट कर दी और आज उनको पानी मिल रहा है। तो वो भी तब से चालू कर सकते थे। मेरी तो मजबूरी थी, कोरोना आया तो 2 साल काम बंद था, उनकी क्या मजबूरी थी, उन्होंने पानी की पाइपलाइन डालनी थी। तो मटके का जो भी आंदोलन है वो उन्हीं के खिलाफ है। भाई मैंने पानी की पाइपलाइन नहीं डाली, मेरी तैयारी नहीं थी, और इसीलिए ये काम नहीं हुआ। मेरे हाथ में आपका घोषणा पत्र है, विकसित शहर हो रहा साकार, फिर एक बार गीता आमदार। इसमें जो आपने मैनिफेस्टो में जो लिस्ट डाली है विकास कार्यों की, काफी इसमें उत्तर भारतीय भवन है, कई तरह की योजनाएं हैं। हमने आपके विधानसभा क्षेत्र में विकलांग लोगों की एक समस्याओं को लेकर एक स्टोरी की है, जिसमें विकलांग लोगों का साफ तौर से आपसे नाराजगी है, खास तौर पर कि अपने मैनिफेस्टो में विकलांगों को लेकर मैडम ने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं डाला है, ना ही विकलांग भवन की बात हुई है, ना तो उनके पेंशन की बात की गई। इस तरह के आरोप भी लगे आपके। देखिए, विकलांग की सरकार की अपनी ऑलरेडी योजना है, जी। कुछ परसेंटेज हर बजट में से विकलांग के लिए रखना है, ये भी उनका एजेंडा तय है। जी। तो उसमें से विकलांगों को मिलना ही है, हमें तो सिर्फ ये दिखना है कि जो अलॉट किया गया है वो फंड उनको बराबर मिले। यहाँ एक अभी इंद्रलोक में विकलांगों के लिए भवन बनाया गया है, पूरा एक फ्लोर उनको दिया गया है, और आगे भी जो फंड आता है हम समय समय पे उसमें वृद्धि करके उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की मांग जरूर कर सकते हैं, पर फंड ऑलरेडी अलॉटेड है, तो मैं क्या बोलूं। और हाँ, उत्तर भारतीय भवन के लिए भी लोगों ने ये कहा था, तो तब मैंने वायदा किया था, मेरे जब 9 वचन थे, तो मैंने वायदा किया था, उन 9 के 9 आप भगवान की कृपा देखिए शुरू जरूर हो गए हैं। अब उत्तर भारतीय भवन बनाने का वायदा किया था, फिर कहा कोरोना की वजह से बहुत लेट चालू हुआ, तो बस अभी काम चालू है। मेरा टॉल हटाने का वायदा था, 5 साल तक विरोधी पूछ रहे थे कि टॉल कब हटेगा, रोज ताना मार रहे थे, और जब हट गया तो बोले ये तो गीता जी ने हटाया ही नहीं। तो फिर भाई मेरे को पूछ क्यों रहे थे आपके टॉल कब हटेगा? आप इसलिए पूछ रहे थे कि आशा भी गीता जी से ही थी कि ये प्रयत्न जरूर करेगी हटाने की। जिस तरह से आपने इस बात करें मैनिफेस्टो में जो जो आपने रखा है, इसमें लगभग हर विकास कार्यों का जिक्र आपने कर दिया है। इनमें कितने कार्य पूरे हो चुके हैं और कितने कार्यान्वित है, किसका कार्य अभी चल रहा है? मैंने कहा ना, कोरोना नहीं होता तो आज लोकार्पण होता। पानी 4 महीने में खत्म हो जाएगा, सीसी रोड आधे हो गए हैं, आधे हो जाएंगे। हमारा उत्तर भारतीय भवन हमने भूमि पूजन कर दिया है और बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू होने जा रहा है। हमारे फेरी चालू हो गई है, फेरी वालों से हमने काफी लोगों को, एक फेरी वालों को वहां से उठा के एक ऐसी जगह बिठा दिया है कि लोगों को भी परेशानी ना हो और उनको भी ना हो। तो ये सब कार्य, स्कूल में डिजिटलाइजेशन कर दिया है। मैं 9 वचन की बात कर रही हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने अपना नहीं बनाया है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बना दिया है, सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं। तो मेरे 9 के 9 वचन कार्यान्वित है। लोकार्पण भले ही नहीं हुआ, लेकिन बीज बो दिया गया है और फल भी जरूर मिलेगा। जिस तरह से महिलाओं की अगर बात करें तो लाडली बहन योजना, लाडला भैया योजना,
क्या लगता है ये योजना का कहीं ना कहीं असर पड़ेगा बीजेपी के पक्ष में? बिल्कुल, बहुत अच्छी योजना शिंदे जी, फडणवीस जी ने यहाँ चालू की है और मैं उसका समर्थन करती हूँ कि हमारी बहनों को इससे एक आर्थिक आधार मिलता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो प्रचार प्रसार में धर्म की एंट्री हो गई, कहीं पर लाउड स्पीकर का मुद्दा, तो कहीं पर बजरंगबली, कहीं पर कटेंगे तो बटेंगे, कहीं पर एक है तो सेफ है, इस तरह के नारे भी चल रहे हैं। मैडम, जिस तरह से अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, कटेंगे बटेंगे नारे दिए जा रहे हैं, लाउड स्पीकर का मुद्दा मनसे ने फिर से उठा लिया है, क्या लगता है कि राजनीति में और चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के और जात पात के नाम पर राजनीति करना कितना उचित है? देखिए, दिल से तो मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल अनुचित है। जी। और आज जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो जब सीरियसली धर्म की रक्षा की बात आती है तो कहीं दिखते नहीं है। बस हमारे इलेक्शन के समय एक है वो जो अपना धर्म भूल के, अल्लाह अकबर भूल के जय श्री राम कर रहे हैं, भगवा पहन रहे हैं। एक हमारे ऑलरेडी हिंदू धर्मी है जो जब जब जरूर पड़ी, यानी 22 जनवरी को जब पत्थरबाजी हो रही थी तब कहीं नहीं दिखे, जब हमारे यहाँ बच्चियों के लव जिहाद के केसेस होते हैं तब कहीं नहीं दिखे, धर्मांतरण के केसेस होते हैं तब कहीं नहीं दिखे अपने धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा करना हर एक व्यक्ति का फर्ज है, राजनेता का सिर्फ नहीं। तो मैं ये मानती हूँ एज अ व्यक्ति आपको धर्म की रक्षा के लिए उतरना चाहिए था, तब नहीं उतरते हैं, लेकिन इलेक्शन के समय बराबर धर्म याद आता है। तो ये धर्म की राजनीति लोगों को भ्रमित करने के लिए अगर है तो नहीं, धर्म की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। अपने अपने धर्म की रक्षा कीजिए, उसकी राजनीति मत कीजिए, और स्पेशली तब जब आपने अपने धर्म के लिए कुछ नहीं किया तब आपको धर्म के नाम पे वोट मांगने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से चुनाव के पहले हमने देखा मीरा भाईंदर धर्म संसद का अखाड़ा बन गया था, लगातार जो है धर्म गुरुओं का यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिला, लगातार कथाएं की गई। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका इफेक्ट चुनाव में पड़ेगा, उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्होंने यहाँ पे धर्म संसद लगाने की कोशिश की थी? देखिए, कैसा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने बागेश्वर जी को सनातन धर्म में मुझे विश्वास है, तो वो कहीं चुनाव के समय नहीं लाया जी। मैंने राम भद्राचार्य जी को 2 साल पहले लाने की, जब उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, 1.5 साल पहले स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ गया, उसकी वजह से वो उनका प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मैंने किसी इलेक्शन की वजह से नहीं लाया। तो अब जो हो रहा था धर्म सभा, वो इलेक्शन को मद्देनजर रख कर की जा रही है। मैंने फिर कहा कि धर्म को राजनीति में आप यूज मत करिए। अपने धर्म का प्रसार प्रचार करना, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म का जो भी जितना भी हम आगे बढ़ा सके बढ़ाना, उनका अपमान सहन नहीं करना। बिल्कुल, आप धार्मिक व्यक्ति हो तो जरूर करिए, लेकिन वो 12 महीने 365 डेज रहना चाहिए। स्पेशली इलेक्शन आता है और आपका धर्म प्रेम जाग उठता है ना, दैट इज रॉन्ग। चलते चलते मीरा भाईंदर के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे गीता जी? देखिए, मीरा भाईंदर का मतदाता बहुत समझदार मतदाता है और वो जानता है कि मतदान एक दान है और सुयोग्य व्यक्ति को करना चाहिए। तो जो साफ सुथरी छवि हो, कोई भ्रष्टाचार किया नहीं हो। मुझे लगता है कि सिर्फ 2 साल विकास के मिले, फिर भी लास्ट 15 सालों में जिसने कोई विकास किया उससे बहुत ज्यादा विकास मैंने किया है। हाँ, काम शुरू है तो पूर्णत्व भी होगा। और सबसे अच्छा कि लोगों के लिए सोचने वाली, लोगों को हमेशा 24 अवेलेबल रहने वाली, हमारी नारियों को सम्मानित करने वाली ऐसी एक महिला को अगर आप वोट देते हैं तो वो आपका सुयोग्य व्यक्ति को मतदान होता है और इस शहर का विकास होता है। तो अपील जरूर करूंगी कि आप सभी गीता जैन को वोट करें। मेरी निशानी है बैट्समैन और नंबर है 12। तो विरोधियों के 12 बजाने के लिए आप सबसे अपील है, बैट्समैन की निशानी को याद रखिए। बिल्कुल, जिस तरह से 20 नवंबर को मतदान होना है और ऐसे में अगर मीरा भाईंदर की बात करें तो मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पूरी तरह से हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला बिल्कुल त्रिकोणी है। लेकिन इस बार गीता जैन जो वर्तमान में विधायक हैं, वो बैट्समैन से को लेकर, चुनावी चिन्ह बैट्समैन को लेकर चुनावी पिच पर बैटिंग करती नजर आ रही है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसके सर पर यहाँ का ताज सजाती है और कौन होगा मीरा भाईंदर का विधायक। ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा जब 23 तारीख को मतगणना होगी। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मीरा भाईंदर।